गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइज आज के सेशन में अपने टर्म वन का सिलेबस का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी व्हेन आई से ओनली थ्योरी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होते हैं, राइट। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह निकालना, वो पूरा प्रैक्टिकल है, आप उसको थ्योरी कैसे पूछ सकते हो, उसमें नंबर ऑफ मंथ्स पूछेगा अगर, तो इट इज कैलकुलेशन, राइट। तो एकदम हार्डकोर जो थ्योरी वाला बात है, वी विल ट्राई कि अपने पूरे सिलेबस का वो थ्योरी वाला पार्ट एकदम अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक दो एरिया बता भी देंगे जहां पे आप लोग को अपने आप से थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। तो 2 घंटा आप लोग अपने आप से और दोगे। आफ्टर दिस सेशन 2 आवर्स ऑफ योर्स एंड थ्योरी विल बी गुड, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अपने सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का थ्योरी देखते हैं। देखिए इसमें भी है ना, जो बहुत बेसिक बेसिक एकदम सिंपल सिंपल होगा ना, उसको बस अच्छे से सुनते चलना। आप लोग को एमसीक्यू में वो ऑप्शनल कुछ मिल जाएगा, वैसा वर्ड कीवर्ड मिल जाएगा जो आप लोग को ऑप्शंस में मिलेगा आंसर्स में, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का सबसे पहले डेफिनेशन अपने को पार्टनरशिप का बहुत अच्छे से याद है, एक बार वापस से सुन लो बहुत अच्छे से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। इस डेफिनेशन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि सर सारे के सारे पार्टनर फर्म के एजेंट है, सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है। अगर कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सब केस बना के क्वेश्चन बोलेगा, ए बी सी 3 पार्टनर है, एक ने एक डिसीजन लेके कर दिया, क्या बी और सी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एकदम इस तरह से आप लोगों को बोलेगा कि इसमें अपने क्या बोले, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑल द पार्टनर्स आर ऑल्सो एजेंट ऑफ द फर्म। अब एलएलपी में ना ये वाला चीज थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं एलएलपी के बारे में आपको इस बारे में पूछ ले तो एलएलपी में जो पार्टनर्स होते हैं ना, दे आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली, दे आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक एलएलपी के अंदर में अगर कोई पार्टनर ए डिसीजन लेता है तो पार्टनर बी उसके डिसीजन से बाउंड नहीं होता है, राइट। यहां पर इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी समझ के चलना। इसको छोड़ करके सर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन जब अपने बोले तो इसमें क्या बोले, इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा पॉसिबल है कि दो पार्टनर लोग लॉसेस को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। फीचर्स एकदम अपने इसके साथ साथ डिस्कस कर लिए सर। 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए हुआ या कोई इलीगल बिजनेस के लिए हुआ तो वो पार्टनरशिप नहीं है। तो आपको केस स्टडी ऐसे बना के देगा कि कोई स्मगलिंग का काम के लिए, कोई गलत काम के लिए, इलीगल काम के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए ए और बी पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो क्या उनको पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? सर नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप ओनली। अच्छा, राइट्स ऑफ अ पार्टनर में मेन यहां पे जिससे आप लोगों को केस बन सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऑलरेडी 3 पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, पार्टनर डी एडमिट होना चाह रहा है, ए और बी रेडी है, सी रेडी नहीं है, तो उस पार्टनर का ये राइट है कि वो डिसअलाउ कर दे एडमिशन। केस बना के ये सब पूछ सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड, है ना, केस बना के पूछेगा कि इज इट करेक्ट, उसको कंसल्ट करना चाहिए था, जी हाँ कंसल्ट करना चाहिए था। ईच पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स। राइट टू रिटायर, जब उसका मन है, ऐसा आपको केस बना के देगा कि पार्टनर सी वांट्स टू रिटायर बट ए एंड बी आर नॉट रेडी। अरे उसके नहीं रेडी होने से क्या हुआ, ये उसका राइट है कि वो रिटायर कर सकता है प्रॉपर नोटिस दे करके, ठीक है। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए सर? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये 50 वाला लिमिट कौन लगाया है? कंपनीज एक्ट 2013 लगाया है, ठीक है। इसके बाद एलएलपी में कोई लिमिट नहीं होता है। माइनर एडमिट हो सकता है क्या पार्टनरशिप में? यस सर, हो सकता है, ओनली एज अ बेनिफिशियरी। मतलब उसको सिर्फ प्रॉफिट का हक मिलेगा, लॉस वो शेयर नहीं करेगा। माइनर को एज अ बेनिफिशियरी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्टेंसिबल पार्टनर कौन होता है? ना तो कैपिटल लगाया है, ना उसका कोई इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है, खाली नाम लेंड कर दिया।
है ना, खाली नाम लैंड करके रखा है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लगा दिया, डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे इंपॉर्टेंट बात, इवन स्लीपिंग पार्टनर इज लायबल टू एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। इवन स्लीपिंग पार्टनर भी भले ही वो डे टू डे एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, वो ये नहीं बोल सकता कि आई एम नॉट इन्वॉल्व, उसको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। पार्टनर इज ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म, ये अपने बात कर चुके हैं। एलएलपी का खाली पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस समझ लो सर। एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ, जबकि पार्टनरशिप इज अग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, राइट। बॉडी कॉर्पोरेट होता है एलएलपी, एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी एक एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, राइट। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, वो भी एक एलएलपी का वन ऑफ द पार्टनर हो सकता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में इंडिविजुअल्स लोग ही पार्टनर होते हैं, कोई दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को तुरंत रोक देना, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि ब्रिस्क पेस में मेरे को 40 मिनट्स के अंदर में रिवीजन कंप्लीट करना है। सेल्फ स्टडी इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। एक एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग का टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एक एलएलपी, और जबकि एक पार्टनरशिप हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, राइट। बिकॉज जो भी पार्टनरशिप का लॉसेस होगा, लायबिलिटीज होगा, उसके लिए पार्टनर्स देमसेल्व्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। इसका एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इससे क्वेश्चन आता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ईच पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एलएलपी चलता रहेगा, जबकि पार्टनरशिप बंद हो जाएगा जैसे ही एक पार्टनर का डेथ होता है, या फिर कुछ भी अनसाउंड माइंड का अगर नहीं रहता है तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। नो मैक्सिमम पार्टनर लिमिट इन केस ऑफ एलएलपी, लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिमिटेड लायबिलिटी कितना तक लिमिटेड होता है? जितना तक का उसका कंट्रीब्यूशन एलएलपी के अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप डीड अपने को पता है क्या होता है सर? रिटर्न अग्रीमेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, और क्या शेयरिंग वगैरह होगा, बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सर कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नो शेयर ऑफ नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब अपने को पता है सर? मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में अगर कुछ भी चेंज है तो उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट। ये सब कुछ कवर हो गया इसके अंदर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। इनफैक्ट अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स इज आल्सो अ रिकंस्टिट्यूशन, दो फर्म मिलके अमेलगमेट कर रहा है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ही कहलाएगा। गुडविल का क्या मतलब होता है सर? गुडविल का मतलब अपने को पता है, गुड रेप्यूटेशन एंड द अबिलिटी टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट ओवर द कंपिटिटर्स इज व्हाट गुडविल इज, ठीक है। इसके अंदर फीचर्स, यहां पे देखो केस बेस्ड क्वेश्चन कहां पे बन सकता है। इंटेंजिबल वैल्यू, वैल्यूएबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है, वैल्यूएबल एसेट है। इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, कांस्टेंट फ्लक्चुएशन इन वैल्यू होता है सर। गुडविल का वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ और है। अपने को पता है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? गुडविल का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, so there are so many estimates that those estimates can change tomorrow, right? estimates कैसे हुआ सर? हम लोग लेते तो पास्ट प्रॉफिट है, लेकिन उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं लुकिंग एट द फ्यूचर, राइट। वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल का सबसे खास बात ये होता है कि गुडविल आप जब भी परचेज करोगे तो जब बिजनेस परचेज या बिजनेस सेल ट्रांजैक्शन होता है उसी में गुडविल अराइज होता है। डिफिकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू, आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते हो गुडविल का सर। इट इज ऑलवेज एस्टिमेट ओनली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू, तभी तो अपने सारा का सारा एस्टिमेट लेके करते हैं इसका वैल्यूएशन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। फेवरेबल लोकेशन अगर है तो गुडविल ज्यादा होगा, अनफेवरेबल लोकेशन है तो गुडविल कम होगा। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो गुडविल प्लस, और नहीं तो गुडविल माइनस। लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, बहुत सालों से चले आ रहा है बिजनेस तो उसका एक गुडविल बन जाएगा। नेचर ऑफ गुड्स अगर ऐसा है जैसे फार्मास्यूटिकल्स है या एफएमसीजी है तो बहुत स्टेबल गुड्स है ना, उसका नेचर ऑफ द गुड्स इज वेरी स्टेबल, तो उसका गुडविल ज्यादा होता है। जबकि कोई आईटीसी के जैसा बिजनेस कर रहा है जो सिगरेट में डील कर रहा है तो सिगरेट का नेचर अच्छा नहीं है, उसका गुडविल ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। पोसेशन ऑफ लाइसेंस अगर कोई है तो ऑब्वियसली उसका गुडविल ज्यादा होगा ही। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अब आईटीसी का अपने नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से तो बोल दिए,
कि गुडविल अच्छा नहीं है, लेकिन आईटीसी का सिगरेट डिवीजन में मोनोपोलिस्टिक टाइप का काम है, तो मोनोपोली की वजह से उसके पास जबरदस्त गुडविल है। रिस्क इन्वॉल्व अगर ज्यादा है कोई किसी बिजनेस में, माइनिंग वगैरह के टाइप के बिजनेस में मान लो रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो उसका अगर एकदम सेम नेचर का रिटर्न मिल रहा है, यहां पे देखना केस कैसे बनेगा। एक बिजनेस ए है और एक बिजनेस बी है, दोनों बिजनेस का रिटर्न्स एकदम सिमिलर है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों का सेम है, ए में कैपिटल ज्यादा लगता है, बी में कैपिटल कम लगाना पड़ता है, कौन सा अच्छा है? दोनों सेम प्रॉफिट दे रहा है, ए में कैपिटल ज्यादा लगता है और बी में कैपिटल कम लगता है, बी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बी में सर कमती कैपिटल में कैपिटल रिक्वायर्ड इज लो, और प्लस एकदम सिमिलर तरीके से सेम प्रॉफिट दे रहा है, और ए में रिस्क ज्यादा है, बी में रिस्क कम है, तो अगेन बी इज बेटर, राइट। रिस्क इन्वॉल्व की वजह से भी आपका गुडविल का वैल्यू चेंज होता है, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट लगातार आपका प्रॉफिट बढ़ते चला जा रहा है। तो एक ऐसा बिजनेस जो भले ज्यादा प्रॉफिट करता हो, भले ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हो, बट एक साल बहुत ज्यादा, एक साल बहुत कम, फिर ज्यादा फिर कम, एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, तो उसका गुडविल इतना अच्छा नहीं होगा। और एक ट्रेंड अगर बने जा रहा है तो ट्रेंड का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ट्रेंड अगर होने से गुडविल का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होता है। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका डिफरेंस आपको पता है? परचेज गुडविल का मतलब जब आपने बिजनेस परचेज करते हैं तो अपने नेट असेट टेकन ओवर से ज्यादा जो देते हैं, नेट असेट टेकन ओवर से ज्यादा जो देते हैं उसको गुडविल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आपने बिजनेस ओवर नंबर ऑफ ईयर्स करते हुए जो अपना खुद डेवलप किया है, दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दिस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इश्यू ऑफ शेयर में बताओ मीनिंग क्या है? इश्यू ऑफ शेयर में सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी तो बताओ। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसको ही दूसरे तरीके से बोलते हैं कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, इस तरह का लैंग्वेज यूज हो सकता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सर परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद और क्या है बताना? सेपरेट लीगल एंटिटी अपने बोल दिए, परपेचुअल सक्सेशन अपने बोल दिए, कॉमन सील बोल दिए, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक और है, हाँ, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज सेपरेट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब ये आपको पॉइंट्स लिखने तो देगा नहीं, बट आपको मतलब बस ये चीज याद रहा तो वो केस बनाएगा ना उसके बेस पर, तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। ये वाला चीज ना आप लोग को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों का डिफरेंस एकदम अच्छे से रीड करना, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। और अच्छा एक बार चलो ऐसी मेरे को बताओ, प्राइवेट कंपनी में कंप्लायंस बहुत कम होता है, लेकिन मेरे को मेन खाली मुद्दा का बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें टू टू प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देख के बोलोगी। 50, राइट। और इसमें अनलिमिटेड, ये 2 है कि 7 है? हाँ, ये 2 है कि 7 है? गाइज आई एम आस्किंग यू ऑल, ये 7 होगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इसमें बताओ, मिनिमम 2, मैक्सिमम का कोई लिमिट है? इसमें बस मिनिमम को ही लेकर के बोला हुआ है, खाली मिनिमम 2 होने चाहिए, और यहां पे मिनिमम 3 होने चाहिए, उसमें से एक मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कहीं लिखा हुआ था क्या ये आप लोग का? नहीं, छोड़ो, बस इतना ही जानो, राइट। इसमें मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, और नंबर ऑफ मेंबर्स 2 मिनिमम प्राइवेट कंपनी में, 50 मैक्सिमम, और पब्लिक कंपनी में 7 टू अनलिमिटेड, ठीक है।
प्रेफरेंस शेयर का सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ भी ना बोला हो तो वो क्यूम्यूलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टिबल होता है। प्रेफरेंस शेयर सर बहुत तरह का हो सकता है, बताते हैं आप लोगों को। क्यूम्यूलेटिव नॉन क्यूम्यूलेटिव मतलब प्रेफरेंस शेयर्स क्या तो क्यूम्यूलेट हो रहा है या अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब सर आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जाने के बाद उसको रिडीम कर दोगे, और इरिडीमेबल का मतलब जो रिडीम होगा ही नहीं। इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट मैक्सिमम ईयर्स ऑफ रिडीमेबल शुड ऑल्सो बी 20 ईयर्स ओनली। 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और कैसा हो सकता है सर, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब कुछ प्रॉफिट एक ऐसा होता है, एक लिमिट तक का प्रॉफिट को ना पहले बांट दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, जो एक परसेंटेज डिसाइडेड है उतना प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स लोग को प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, बट उसमें से एक पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाएगा और एक पोर्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग के लिए अलग कर दिया जाएगा, जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब फिर से बोल रहे हैं सर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया गया उसके बाद जो सरप्लस बचा उस सरप्लस में भी वो लोग का पार्टिसिपेशन अगर होगा उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और नॉर्मली सर जनरली जो होता है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब कुछ नहीं, वो लोग का जो फिक्स डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो दे देंगे, बाकी भूल जाओ। नॉन पार्टिसिपेटिंग और कोई चीज में तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ओके अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मतलब बोला नहीं हो तो बाय नेचर इट इज डीम्ड कि प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूम्यूलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल का मतलब वो वाला प्रेफरेंस शेयर सर जो बाद में जाकर के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, उसको बोलता है कन्वर्टिबल, और जो नहीं कन्वर्ट होगा वो नॉन कन्वर्टिबल। लेकिन यहां पर ये कीवर्ड है, ये ध्यान रखना, यहां पे नहीं तो मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। ओके, मैक्सिमम रिडीमेबल इन 20 इयर्स। अच्छा ये मेरे को बताओ रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये किसी को पता है रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जल्दी से। हाँ सुन लो 2 मिनट का अच्छा सा ज्ञान है। क्या होता है, कभी कभी कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिख के रखता है, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है कि 10 रुपया का फेस वैल्यू है, बट हम अपने शेयर होल्डर से 8 रुपया ही मांगेंगे, 8 रुपया ही लेंगे, 8 रुपीज से ज्यादा नहीं लेंगे। जो 2 रुपया है वो अनकॉल्ड रहेगा, 2 रुपया अनकॉल्ड रहेगा। वो हम सिर्फ और सिर्फ तब मांगेंगे जब कंपनी बंद होने वाला हो, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होने वाला हो, जब कंपनी शट होने वाला हो, सिर्फ और सिर्फ तब मांगेंगे। और वो भी तब मांगेंगे जब लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पा रहे होंगे। लाइबिलिटी को पे करने में दिक्कत हो रहा होगा तो अब इक्विटी शेयर होल्डर लोग को बोलेंगे कि देखो कि तुम लोग का 2 रुपया पर शेयर, ₹3 पर शेयर, 2 कोई जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तुम लोग से ₹2 पर शेयर अभी मांगना बाकी है। उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, दैट अनकॉल्ड कैपिटल इज द रिजर्व कैपिटल। जनरली जब पहले लिखने का आंसर आता था, डिफरेंसेस लिखने के लिए देता था बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। अभी आप लोगों को लिखने तो देगा नहीं, और वैसे दोनों में कोई डिफरेंस पूछा जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग का सिर्फ नाम सिमिलर टाइप का है, दोनों में कोई समानता का बात ही नहीं है, कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं दूर दूर तक। बस बिकॉज नेम इज सिमिलर तो जानने का जरूरत है। कैपिटल रिजर्व इज ए वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। that profit arising from the capital nature of transactions is a capital reserve। जैसे इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है ना वो भी कैपिटल रिजर्व है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, राइट, हाँ वो वाला पार्ट ऑफ कैपिटल जो मांगा नहीं जाएगा टिल वाइंडिंग अप, दैट इज रिजर्व कैपिटल। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर आर द ओनली, ध्यान से सुनना, आर द ओनली शेयर्स विच कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। अब यहां पर दिक्कत ये होता है कि हम लोग जब शेयर फोरफीट कर लेते हैं तो हम लोग जब उसको री इशू करते हैं तो री इशू भी तो एट डिस्काउंट होता है। कंपनीज एक्ट का लैंग्वेज, लॉ का लैंग्वेज में वो डिस्काउंट नहीं है, वो अपना जनरल लैंग्वेज में डिस्काउंट है, लॉ के लिए वो डिस्काउंट नहीं है। लॉ बोलता है कि आपने पहले फोरफीट करके कुछ पैसा जब्त कर लिया तो उसको तो आपने यूज कर लिया ना, तो वो डिस्काउंट नहीं है।
एक्चुअल में शेयर्स को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का थोड़ा सा ब्रीफिंग सुन लो सर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? जो एम्प्लॉइज लोग को बांटा जाता है, जो एम्प्लॉइज लोग को बांटा जाता है। एम्प्लॉइज में भी हाई लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज को खाली बोला जाता है, आप लोगों को इतना नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा एट अ सर्टेन डेट, जब आप लोग इतना साल काम कर लोगे। इस तरह का जो ऑप्शन भी दिया जाता है, इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली स्पीकिंग जो एम्प्लॉइज लोग को दिया जाता है फॉर द एज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज दैट दे आर गिविंग, एज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज दैट दे आर गिविंग। राइट, यहां से अगर कुछ कभी नहीं समझ में आया तो खाली इतना समझ लेना सर, स्वेट का मतलब जो पसीना बहा रहा है कंपनी के लिए। सर रिजर्व कैपिटल वाइंडिंग अप करने के बाद मांग के कंपनी करता क्या है? ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन आया तो 1 मिनट में फटाफट बताते हैं। देखो स्वॉट और स्वेट इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है? स्वॉट बोल के कुछ नहीं होता है। आप ईसॉप बोल रहे हो क्या? स्वॉट कुछ नहीं होता है। स्वॉट कहां, ये कहां पे सुना हुआ है? ये तो मेरा नहीं सुना हुआ है। स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हाँ वो तो पता है भाई, वो उसका स्वेट से क्या लेना देना है, फालतू बात नहीं एकदम। सुनो, हाँ ईसॉप, हाँ वही ना, ईसॉप पूछ रही थी तुम। ईसॉप क्या होता है ना, जनरली ऑप्शन दिया जाता है, जनरली ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉइज लोगों की, आज से 5 साल बाद आप लोग को देंगे जब वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं ईसॉप। वो भी स्वेट इक्विटी शेयर का एक छोटा भाई है। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब सिंपली जो एम्प्लॉय लोग को डिस्काउंट में दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 54। अब वो अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जनरली होता है जो वो भी एम्प्लॉय लोग को दिया जाता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोग को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग चाहो तो ये ले लो, और नहीं तो आप इन कंसिडरेशन आज के डेट में उसका कैश ले लो। अब वो एम्प्लॉय को चूज करना पड़ता है, एम्प्लॉय को ये सोचना पड़ता है कि मेरे लिए शेयर्स लेना ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्या, क्या हम कंपनी में 3 साल 5 साल जितना का वेस्टिंग पीरियड है, जितना दिन मेरे को रहना पड़ेगा, क्या उतना साल हम रहेंगे, और उतना साल रहने के बाद क्या एक्चुअल में उसका वो वाला वैल्यू मिल पाएगा, कि उसके जगह ये सब हटा हम ये कैश ले लेते हैं। राइट, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मीशो बोल के कंपनी आप लोग सुने हो नाम। मीशो अभी एकदम लेटेस्ट बता रहे, एकदम लेटेस्ट अभी अपने एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन दिया कि क्या तो तुम अभी 20 लाख रुपया ले लो। राइट, अच्छा लेवल के एम्प्लॉय लोग का बोल रहे हैं एक एग्जांपल, क्या तो तुम 20 लाख रुपया ले लो, या फिर तुम एक्स नंबर ऑफ ईसॉप ले लो, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उस इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के हिसाब से जब वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा आज से 2 साल बाद, तो 2 साल बाद तुमको इतना नंबर ऑफ शेयर मिलेगा। अब वो जो शेयर्स मिलेगा उसका वैल्यू हो सकता है 50 लाख हो सकता है खाली 10 लाख हो। ये तुम्हारा असेसमेंट है कि तुम 2 साल रहना चाहता है क्या कंपनी में। राइट, वो हो गया इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को ये एक चीज और बताना था कि रिजर्व कैपिटल वाइंडिंग अप के बाद मांग के कंपनी करता क्या है? अरे वाइंडिंग अप के बाद नहीं मांगता है, वाइंडिंग अप जब हो रहा होता है, मतलब कंपनी जब बंद हो रहा होता है, इसका मतलब अब आउटसाइडर्स लोग को उन लोग का पैसा चुकाना पड़ेगा। कंपनी अपना सारा असेट बेच दिया, आउटसाइडर्स को चुका दिया, अगर पे ऑफ कर पाया तो इक्विटी शेयर होल्डर से और कोई पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन अगर पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, क्रेडिटर्स और लोन और डिबेंचर होल्डर लोग बैठा हुआ है, बोल रहा है कंपनी पैसा दो मेरा, कंपनी पैसा नहीं दे पा रहा, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, पैसा नहीं दे पा रहा है, तब बोलेगा सुनो वो वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स, तुम लोग से 2 रुपया पर शेयर जो नहीं मांगे थे, जो अनकॉल्ड था, वो रिजर्व कैपिटल था कंपनी का, अब लाओ तुम लोग, क्योंकि आउटसाइडर को पे करना है। बात समझ में आया क्या प्रतीक? अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना का होना चाहिए? ये वैसे पता है लिस्टेड कंपनीज लोग के लिए रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ ये कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग को पढ़ाया जाता है ऐसे फ्रेम करके जैसे कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेबी का रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। जबकि कोई ऐसा कंपनी हो जो लिस्टेड ना हो तो उसमें फिर ऐसा कोई कंडीशन कंपनीज एक्ट नहीं लगाता है। ठीक है, आप लोग को बस मालूम होना चाहिए 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेकर के इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सबसे पहला बात तो उसी साल में राइट ऑफ कर देना पड़ेगा जिस साल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अलाउ नहीं करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। जस्ट इन केस कहीं पे नाम यूज कर लिया तो। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है सर?
जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने तक, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने तक जितना खर्चा हो रहा है प्रोस्पेक्टस वगैरह का, शेयर इशू से रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, डिबेंचर इशू से रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, अंडरराइटर लोग को जो पैसा दे रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह जो दे रहे हैं, ये सब कंपनी फॉर्मेशन तक, इनकॉर्पोरेशन तक का खर्चा है, ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये। अच्छा, इसको अपने उसी साल में राइट ऑफ कर देंगे जिस साल में ये खर्चा हो रहा है। राइट ऑफ किससे कर सकते हैं सर? सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सेकंड हम लोग यूज करते हैं जनरल रिजर्व, थर्ड हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भले ही लॉस आए, एक ही साल में पूरा राइट ऑफ कर देना है। ओके, इसमें आप लोगों को क्या बोले, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वाला आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा, लास्ट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज भी अपना एक चैप्टर है। उसमें क्या है सर, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। 2+7 तुम लोग को याद हो तो, 2 इनकम का 7 एक्सपेंसेस का, बहुत अच्छे से याद है। और उसके बाद बैलेंस शीट जो है उसके अंदर कितना था, 314456 या फिर 34456 बोलते थे, क्योंकि सैम्पा को तो हम लोग इज्जत इतना नहीं देते थे, ठीक है। तो 34456 और बीच में एक तो सैम्पा था। सैम्पा के अंदर कुछ कहानी था, याद है? सैम्पा सिर्फ और सिर्फ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन को बोलते हैं और कुछ भी नहीं होता सैम्पा, बाकी सब अदर करंट लायबिलिटी होता है। सैम्पा के साथ ये लोग कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग टू बी रिफंडेड, अगर वो रिफंडेड वाला चीज है तो वो अदर करंट लायबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ शेयर एप्लीकेशन का मनी मिला हुआ है और अलॉटमेंट होना बाकी है, सिर्फ वो वाला सैम्पा है, बाकी अदर करंट लायबिलिटी है अगर रिफंड वगैरह करना बाकी है तो। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को लेकर के आप लोग को ज्यादा ज्ञान अभी नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा ज्ञान ही है, और ये ज्ञान पूरा देना मतलब 3 घंटे का लेक्चर। आप लोग को कॉपी में बहुत अच्छे से वो टेबल लिखवाया हुआ है, बिलीव मी, उसके अंदर कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अगर वो आप लोग अच्छे से करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को एकदम अच्छे से बारीकी से रीड करते हो, स्टडी करते हो, कोई 7-8 पेज लिखे थे आप लोग अपने शायद, ठीक है। तो उसमें एक एक चीज, शेयर होल्डर फंड का मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है, एक एक डिटेल में लिखा हुआ है, क्या क्या चीज दिखाना पड़ेगा, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो अगर आप लोग अच्छे से रीडिंग करते हो तो इससे ज्यादा थ्योरी आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में पढ़ने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में उसके ऊपर और कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। हाँ, उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस में आप लोग को ये पता होना चाहिए सर, हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर कंपैरेटिव कॉमन साइज हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग को तो पूछ रहा है क्वेश्चन। अरे बाबा, वो कंपैरेटिव कॉमन साइज नहीं पूछ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल के एक छोटू सा थ्योरी चैप्टर है जो आप लोग के सिलेबस में है, एकदम छोटा सा थ्योरी चैप्टर है, जिसके अंदर पूछता है कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज करने का अलग 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 तरीका है। वो जो अलग अलग तरीका है एनालिसिस करने का, उसमें हॉराइजॉन्टल एनालिसिस एक तरीका है, वर्टिकल एनालिसिस एक तरीका है। हॉराइजॉन्टल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का बस इतना सा चीज आपको नॉलेज होना जरूरी है कि हॉराइजॉन्टल एनालिसिस मींस कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाना। इसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं क्या होता है कंपैरेटिव एनालिसिस में, दैट इज हॉराइजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है कि आप मल्टीपल ईयर्स अलग अलग कॉलम बना हुआ है, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, लाइन से बहुत सारा पीएल है, लाइन से बहुत सारा बैलेंस शीट है, वो सारा आप प्रॉफिट एंड लॉस को ही देखो खाली, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने 2022 का है, 2021 का है, तो आप हॉराइजॉन्टली देख रहे हो कि रेवेन्यू, सेल्स इस साल कितना था, इस साल कितना था, इस साल कितना था, इस साल कितना था, आप ऐसे जा रहे हो, राइट। आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो कि कितना कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना, इस साल कितना, इस साल कितना, इस साल कितना, दैट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही चीज है। जबकि वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर साल के डेटा को ही ऊपर नीचे रिकंसाइल कर रहे हो, रेवेन्यू के साथ में आप प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हो, रेवेन्यू के साथ आप अपने सैलरी एक्सपेंसेस को कंपेयर कर रहे हो, सेल्स के साथ आप अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को कंपेयर कर रहे हो। तो विद इन दैट सेम ईयर का एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, और ये आप कॉमन साइज स्टेटमेंट में यही वाला काम करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स सर अपने जानते हैं बहुत अच्छे से, अलग अलग रीजन से अपने क्यों एनालिसिस करते हैं,
इसमें है ना मेनली आप रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स याद करो ना, रेशियो एनालिसिस का खाली ऑब्जेक्टिव याद करो। आपने 4 तरह का रेशियो एनालिसिस सीखे हैं। एक है लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को लिक्विडिटी पोजीशन बोलते हैं, वो हो गया आपका लिक्विडिटी रेशियोज। फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने के लिए, एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट को चेक करने के लिए अपने कौन सा रेशियोज चेक करते हैं सर? सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज और वगैरह अपना लॉन्ग टर्म असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो वगैरह आ जाता है। उसके बाद अपने और क्या देखे? टर्नओवर रेशियोज, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियोज, उसी को बोलते हैं बताओ एक और चीज, एक्टिविटी रेशियोज, राइट। तो उसके अंदर अपने कुछ कुछ टर्नओवर रेशियोज देखे थे। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? वो एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस का चेक करने के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो गया ना, आप लोग को अलग से इस चीज को लर्न नहीं करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन पूछा तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। लिमिटेशंस, जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है वो पास्ट डेटा को देख के होता है, तो इट इज नॉट फ्यूचरिस्टिक, इट इज मोर ओरिएंटेड टू द एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा, राइट। और ये एक्यूरेट नहीं होता है, दीज आर द लिमिटेशंस। और कभी कभी ये बायस्ड होता है कि हम लोग जब डेट इक्विटी ले रहे हैं तो हम डेट में कुछ लें कुछ नहीं लें, इक्विटी में कुछ लें नहीं लें, ये चॉइस पे चला जाता है बहुत बार, क्योंकि कहीं पे कोई लॉ नहीं है जो डिफाइन कर रहा है कि बस इसी का मतलब होता है डेट, राइट। तो ये सिलेबस वाइज भी आप देखोगे कि आप ओवर द कोर्स जब आप हायर स्टडीज में करोगे तो डेट का मतलब हल्का सा चेंज हो जाएगा, इसमें ये लो ये मत लो, जो शायद आप लोग अभी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं पे वेल डिफाइंड नहीं है ये सब। तो बायसनेस इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट भी जब रेशियोज अपना इंटरप्रेट करता है तो वो रेशियोज उस तरह से इंटरप्रेट करता है जैसा वो अपना रेशियो चाहता है दिखाना दुनिया को। ओके, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है, इसमें डिफरेंस आप लोग इसका एक रीडिंग दे देना। अकाउंटिंग रेशियोज, ये तीनों एक साथ देख लो, मेरा लिखवाया भी है वैसे कॉपी में और मेरे ही नोट्स में वो दिया हुआ भी है डेफिनेशंस। इसमें खाली ये समझो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है ना, कि आप कोई आइडेंटिफाई कर लेते हो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में, रेशियो एनालिसिस में, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में आप कुछ सेलेक्टेड एंटिटीज के साथ में अपने रेशियोज को चेक करते हो, सेलेक्टेड एंटिटीज के साथ कंपेयर करते हो, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। सेलेक्टेड एंटिटीज को आप देख लेते हो, सेलेक्टेड एंटिटी का रेशियोज आप देखते हो कि वो लोग का रेशियो कैसा है और अपना रेशियो कैसा है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। गाइस ये सब वर्ड यूज हो सकता है बहुत आराम से, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब आप अपना ही करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, अलग अलग रेशियोज, आप अपना ही रेशियोज इस साल का, पिछले साल का, उसके पिछले साल का चेक करते हो, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। जनरली ये जो होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये आपका हॉराइजॉन्टल एनालिसिस हो गया, और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कैन बी हॉराइजॉन्टल और कैन बी वर्टिकल ऑल्सो। ये सिर्फ और सिर्फ एकदम हार्डकोर थ्योरी वाला पार्ट था जो मेरे को आप लोगों को ब्रीफली फटाफट बताना था। यहां पे एंड नहीं होता है, आप लोग को बोला हुआ है क्या करना है गाइज, ये थ्योरी अब आप लोग के अंडरस्टैंडिंग वाइज क्लियर है आप लोग को, बट आप लोग को जो मटेरियल में जो इनिशियल एक एक दो दो पेज है, सिर्फ, ज्यादा नहीं है, दो दो पेज का थ्योरी है, उसको एक बार अच्छे से रीडिंग दोगे। इसके साथ कोई भी एक पर्टिकुलर बुक आप लोगों को बोले थे चूज करके, उसका खाली पीछे का क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रीड कर लोगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो भी, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस है 1-2 लाइन क्वेश्चंस ओनली। बिलीव मी, अपना जितना सिलेबस है 2 घंटा से ज्यादा आप लोग को नहीं लगेगा, आई एम श्योर नहीं लगेगा, 2 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा, पूरा सिलेबस का बोल रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़ करके आप लोग का कोई भी, यस विंडो ड्रेसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस, विंडो ड्रेसिंग करना पॉसिबल है, तो वही विंडो ड्रेसिंग ही बोला, बायसनेस इन्वॉल्व है, ठीक है। इसको छोड़ के आप लोग का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो लगातार आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। एनीवेज रात में भी कोई भी डाउट आया पढ़ते हुए, और थोड़ा देर सोना, ज्यादा देर मत सोना, पढ़ के फोड़ के एकदम एग्जाम देके आना। कोई भी डाउट है गाइस अभी भी पूछ सकते हो, एनीवन। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन रीड करो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जब रीड करो तो तुरंत से डरने का नहीं है एकदम भी। आप लोग को अगर एक बार में नहीं समझ में आता ना, वेट, बी पेशेंट, एक बार वापस से रीड करो, समझ में आएगा। बहुत बार हड़बड़ी की वजह से अकाउंट्स में, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन जब आता है ना, तो उसके अंदर 2 इंफॉर्मेशन आप खोजना चाहते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है बट वो फर्स्ट रीडिंग में आप नहीं पिक करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करना है,
और आप लोग को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। और खास करके जर्नल एंट्रीज वगैरह का जो डिस्कशन होता है ना, जहां पे आप न्यूमेरिकल्स जहां पे होता है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि कैसे बैलेंसेस वगैरह निकालें, वहां पे कहीं अकाउंट्स में थ्रू आउट पूरे अकाउंट्स में कहीं पे कुछ अगर ना समझ में आए तो जर्नल एंट्री पास करना, लेजर पोस्टिंग करना, आंसर मिलेगा, ठीक है। एक चीज मेरे को इसके साथ में और एडिशनली बताना था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नहीं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, हाँ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में अपने एक सम किए थे, याद है, एल्विन मोनू अहमद, याद होगा नाम से, एल्विन मोनू अहमद। वो क्या था, हम आप लोग को याद दिला देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। जब भी उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए अपना, उसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये रहता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक कंसीडर किया नहीं है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ले लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट देने के लिए पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। गाइस वेरी केयरफुल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। मेरे पास एक क्वेरी, ये डाउट आया था, आई थॉट कि नहीं वापस से मेरे को रिआइटरेट करना है क्लास को पूरा। क्या होता है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। आप जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे उसके ऊपर आप पूरा साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हो। अगर बीच में अपने को साल में कोई बोला है कि फर्दर इंट्रोडक्शन है, तो फर्दर इंट्रोडक्शन के ऊपर भी अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। और अगर कोई विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल है तो उसको भी अपने कंसीडर करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर नॉर्मल ड्रॉइंग्स भी तो हुआ है, तो क्या उसके वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? के वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, फिर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर भी पूरा का पूरा जिस दिन इंट्रोडक्शन हुआ है उस दिन से पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। और अगर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, जो नॉर्मल अपने विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, नॉट ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अगर होगा तो ऑब्वियसली उसको भी अपने कंसीडर करेंगे। जिस दिन वो विड्रॉ हो चुका होगा उस दिन से उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। लेकिन साल भर ड्यूरिंग द ईयर जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स वगैरह हुआ है, उस ड्रॉइंग्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग पिक्चर में नहीं लेके आते हैं। वो नॉर्मल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, वो नॉर्मल ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है वो सब, ठीक है। अब अगेन जब हम थ्योरी का डिस्कशन किए तो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रो का क्या डिफरेंस है ये सब हम नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है। अपने को पता है पीएल आप कैसे सम करें, आप कैसे पीएल एप्रो बना लिए, अगर आपको पीएल और पीएल एप्रो ही नहीं पता अभी तक, ठीक है। फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये थ्योरी नहीं है, बेसिकली ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो अगर ये सब नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में भी स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब अगर ये सब चीज क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब एक और चीज, सर इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का जरूरत पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल निकालने का जरूरत सिर्फ तब पड़ता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। अगर फिक्स्ड कैपिटल दिया होता तब तो सर फिक्स्ड कैपिटल ही है वो ओपनिंग में भी, यही क्लोजिंग में, क्योंकि जितना भी ड्यूरिंग द ईयर का जो सैलरी दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, वो सब कुछ तो करंट अकाउंट में हुआ है। क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया हुआ है वो फिक्स कैपिटल है, सीधा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दो। ये वाला बात समझ में आया जो बोले, रिलेट कर पाया है? नहीं? पक्का एवरीवन? तो अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा साल भर का, उस ओपनिंग कैपिटल आपने निकाला, उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपने पूरा साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, बीच में ड्रॉइंग्स भी तो हुआ है साल भर में। अरे वो जो ड्रॉइंग्स हुआ वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, उसमें खाली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मैटर आएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हिट नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। गाइज क्लियर है क्या? कोई भी क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट, प्लीज आस्क। आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में मेन अपने आप काम करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में।
डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पता है तो मार्क्स लूट लो और नहीं तो भूल जाओ। पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब पूछेगा कहां पर जाएगा, बोलो पब्लिक डिपॉजिट कहां जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फट से बोलना पड़ेगा कि सर नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोलेगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कहां जाएगा, फट से बोलना पड़ेगा सर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट अदर करंट लाइबिलिटीज ऑफ करंट लाइबिलिटी। बोलेगा आपको बताओ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है या नो चेंज है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के वजह से बताओ क्या हुआ रेशियो में, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के वजह से। पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी क्या रेशियो था, यह रहेगा द ऑलरेडी डेट इक्विटी रेशियो इज दिस। फिर बोलेगा कि देयर इज अ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से मेरे को जो बताना वो सिर्फ ये है कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की वजह से करंट लायबिलिटी भी माइनस हो रहा है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म डेट का पेमेंट हो रहा है, नो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट था उसका पेमेंट हो रहा है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का पेमेंट करना मतलब करंट लायबिलिटी का पेमेंट करना, इसका मतलब आपका करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है और आपका कैश भी कम हो रहा है। करंट लायबिलिटी और कैश दोनों माइनस है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों इक्वल अमाउंट से माइनस है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट रेशियो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका स्टार्टिंग में कितना रेशियो था, राइट। अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का सम थोड़ा प्रैक्टिस। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला बात सुन लो। गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम पर प्रैक्टिस तो नहीं, अभी हम सिर्फ ब्रीफिंग देंगे। और गुडविल का ना अभी आज एक और बात सुन लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, उस 1.5 घंटा में पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा डिस्कस्ड है, पूरा चैप्टर ही आई थिंक डिस्कस्ड है उसमें, आई थिंक नहीं आई एम श्योर, पूरा चैप्टर उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर के पूरा कंप्लीट डिस्कशन है उसमें, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अभी हम एकदम ब्रीफली आपको शॉर्ट में बता देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का बात चल रहा है यहां पर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोल देगा गुडविल का वैल्यूएशन अपने करना चाहते हैं तो पास्ट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। पास्ट प्रॉफिट है हम लोग के पास 3 साल का, मिडिल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अगर मिडिल ईयर का ओवर वैल्यूड है तो उस सेकंड वाले ईयर का प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसको घटाओ, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट घटा हुआ है उसको बढ़ाओ। सर क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ रह गया। ईयर 1 2 3, इनफैक्ट 1 2 3 से बेटर होता है ये लो 1920 2021 21 22। अब क्लोजिंग स्टॉक इसका ओवर वैल्यूड है, इसका ओवर वैल्यूड है, इसका क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज बढ़ा हुआ है, तो यहां पे आपको प्रॉफिट को डिक्रीज करना होगा। और क्योंकि इसका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब खर्चा वाला साइड, सर ये वाला अपने आप 21 22 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ हो गया ना, ओपनिंग स्टॉक अगर इसका बढ़ा हुआ हो गया मतलब एक्सपेंस साइड बढ़ा हुआ है, मतलब बेचारे का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो इसको प्लीज इंक्रीज कर दो। मतलब यहां पे आपको माइनस करना है और यहां पे आपको प्लस करना है, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा अगर बात ओपनिंग स्टॉक को लेके कर दिया तो। फिर आपको प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोल दिया इस साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इस बार हम अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन दोनों कवर हो जाएगा अपने आप। तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब एक्सपेंस आपने कम दिखाया, उसके वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, घटा दो। और सर अगर इसका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब इसका क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, अरे इसी का तो क्लोजिंग स्टॉक इधर ओपनिंग स्टॉक बना, तो इसका मतलब 1920 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट घटा हुआ है, प्लीज बढ़ा दो। बस इस साल में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इस साल में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। रोशनी क्लियर है क्या बात? एनी अदर डाउट एनीवन?
ऑल राइट, चलिए ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, टाटा बाय बाय।